नया IBN 7 हौसला है। आज 26 मई है। अब से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन इस देश ने एक ऐसी सरकार देखी थी जिसको लगभग 30 साल के अंतराल के बाद पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी की सरकार बनी थी, पहली ऐसी पार्टी कांग्रेस के बगैर वाली जिसको पूर्ण बहुमत मिला हो इस देश के चुनावों में। साफ हो जाता है कि आज का दिन बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ा दिन है। इसीलिए बीजेपी ने आज का दिन जश्न के तौर पर मनाया, और जश्न भी ऐसा कि अपने एक साल के कामकाज का लेखा जोखा दे, ब्यौरा दे। एक नहीं, दो नहीं, सरकार और पार्टी के मिला के कुल 50 से ज्यादा नेता देश के तमाम शहरों में पहुंचे, अलग अलग इलाकों में पहुंचे और बीते एक साल के कामकाज का पूरा लेखा जोखा उस इलाके के मौजूद लोगों को, वहां की जनता को समझाने की कोशिश की। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पिछले एक हफ्ते से ये एक्सरसाइज कर रही है। देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोल रहे हैं। आज भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया। कहीं शहीदी दिवस मनाया तो दिल्ली में बदहाली का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, देश की बदहाली का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सवाल यह है, ये पूरी जंग किस ओर आगे बढ़ रही है? क्या वाकई में ये मौका है जब देश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करे? वो बीजेपी जो मोटे तौर पर तमाम ओपिनियन पोल में, तमाम सर्वेज में देश की जनता की नजरों में खरी उतरती दिखाई दे रही है। 365 दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे भाइयों बहनों। हर पल नया निर्णय किया है, हर पल नया इनिशिएटिव लिया है, हर पल परिवर्तन का प्रयास किया है। गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के एक साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। पारदर्शी सरकार देने का काम हमने किया है। इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस वो एक्सेलेंट रहा है। यदि कोई एक्सेलेंट भी यदि न कहना चाहे तो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि एक साल तक यह गवर्नमेंट बराबर एक्शन मोड में रही है। तो सालगिरह पर इस सियासी जंग के बीच हमारा आज का 8 बजे का बड़ा सवाल भी यही है कि क्या कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए सरकार का विरोध कर रही है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमें 51818 पर भेजें। इस डिबेट के लास्ट में रात करीब 9 बजे के आसपास उसके निष्कर्ष भी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ पटना से इस वक्त लाइव है। कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में खुशबू। दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। असीम वकार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। नवाब मलिक साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, NCP के नेता। आगे बढ़ूं उसके पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि देश के तमाम सर्वे दरअसल कह क्या रहे हैं। आपने IBN 7 का सर्वे बीते 3 दिनों में देखा, जिसको एक्सिस ने किया। देश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे 20,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई और जिसका 72% लोग कहते हैं कि वो मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। लगभग ऐसा ही आंकड़ा बाकी पोल्स में आया है। आज तक के पोल में 56% मार्क्स मिले हैं, ABP के पोल में 48% मार्क्स मिले हैं, इंडिया टीवी में 59% मार्क्स मिले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 65% मार्क्स दिए हैं और भास्कर, दैनिक भास्कर ने 61% मार्क्स के साथ कहा है कि नरेंद्र मोदी के पहले साल के कामकाज के साथ देश की जनता या उनका पाठक वर्ग या जिनके बीच सर्वे किया गया वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले आपका। संतुष्ट देश की जनता दिखाई दे रही है? हमारे पास तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, खुशबू जी भी जुड़ गए, नवाब मलिक भी जुड़ गए हैं। लेकिन शाहनवाज साहब, सवाल मेरा आपसे है, ये एक साल तक क्या जादू किया नरेंद्र मोदी ने? क्यों मोटे तौर पर तमाम सर्वों में कहा गया
कि वो सरकार के कामकाज से खुश हैं? देखिए, ये जो सर्वे है ये अपने आप में पूरी कहानी को बयान करता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन की छुट्टी नहीं ली है उन्होंने। 365 दिन में 365 दिन काम किया है और दिन रात उन्होंने कोशिश की है कि जनता ने जितना बड़ा मैंडेट उनको दिया, जितना बड़ा भरोसा उन पर किया, उनके भरोसे पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश की। आज माहौल बना है देश में, जो निगेटिव वातावरण था, जो नकारात्मक वातावरण था, उससे सकारात्मक वातावरण बढ़ा है। और यही वजह है कि हर मोर्चे पर जहां जीडीपी बढ़ी है, जहां फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, जहां महंगाई कम हुई है, जहां थोक और खुदरा दोनों में कमी आई है, जहां थोक में 10% होता था वहां 2% पर वो आ गई है, इन सारे मोर्चे पर सफलता मिली। हमारी सरकार से लोगों की उम्मीदें भी बहुत है। आपने सुमित जी कभी नहीं देखा होगा कि सरकारों का हिसाब 5 साल का तो लोग लेते हैं, लेकिन 1 साल का हिसाब कभी कोई न लेता है न देता है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1 साल का हिसाब दे रहे हैं, खुद जनता के बीच में जाके कह रहे हैं। और जितने मीडिया चैनल हैं उन्होंने भी 1 साल पर अपनी राय बनाई है, अखबार ने भी अपनी राय बनाई है, देश का नाम ऊंचा किया है। देश में एक तरह का माहौल बना है कि अब देश गति से चल रहा है। जो माहौल था 10 साल की सरकार में कि सब कुछ नहीं हो रहा है, स्कैम हो रहा है, आज करप्शन फ्री गवर्नमेंट दिया है और देश के लोगों की उम्मीद पर शाहनवाज जी हैं। बिल्कुल, इसलिए आपका सर्वे मैं एक चीज में आपकी बात मानूंगा और एक चीज में नहीं मानूंगा। हमने बीती सरकारों का भी 1 साल का कामकाज का लेखा जोखा किया है। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह के वक्त में तो बाकायदा एक किताब जारी होती थी, बुकलेट जारी होती थी जिसमें दावा किया जाता था, जो आज नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी वेबसाइट पर चीजें डालकर और लोगों को ट्वीट कर और जानकारी दी है अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे। लेकिन खुशबू जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या खुशबू जी कांग्रेस तमाम सर्वेस को नहीं पढ़ पा रही है? देश के बहुत से अखबारों ने, चैनल्स ने सर्वे किए और अमूमन सब जगह पर संतुष्ट जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है हर सर्वे में। फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है? एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है सरकार के ऊपर, और अभी तो सरकार ने कामकाज करना शुरू किया है। मैं पहले तो ये माफी चाहूंगी कि क्या एक अच्छा काम किया है, अगर सरफराज साहब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जो कह रहे थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। भैया लेकिन वो यहाँ थे कहाँ? वो तो देश भर घूम रहे थे ना। 380 करोड़ उनकी जो वो पूरे दुनिया भर में घूम रहे थे उस पर खर्च हुए हैं। वो 380 करोड़ हमारे यहाँ पर जो लोग तकलीफ में है उसमें इस्तेमाल हो सकते थे। ये जो 18 मुल्कों में घूमकर आए हैं उसका फायदा क्या हुआ है? कोई एक पैक्ट साइन किया है, कोई एक डील साइन हुई है। मेक इंडिया कहने के बाद फ्रांस में जाके वहां की जो जेट फाइटर्स हैं उनकी डील साइन की जाती है, लेकिन बात मेक इन इंडिया की होती है। और जहां तक सर्वे का सवाल होता है, मैं कहूंगी ये सर्वे तो भाई हम हर लोग करते हैं। आप लोग इलेक्शन के पहले भी, दिल्ली के इलेक्शन के पहले भी आप लोगों ने सर्वे किया था कि इतने % वोट बीजेपी को मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ? सर्वे सही था क्या? नहीं था। तो सर्वे तो सिर्फ लोग बोलते हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, जिस तरह से उनका PR वर्क किया जाता है, जिस तरह के उनके जो जितनी भी पब्लिसिटी होती है उस पे ज्यादा खर्चा होता है, ना कि लोगों की इस देश की उन्नति पर, ना ही लोगों की उन्नति पर खर्चा किया जाता है। PR वर्क तो कोई भी कर लेता है। एक PR कंपनी आप बिठा दीजिए, वो आपको लिख के दे देगा। खुशबू जी, देश की तमाम अखबार, तमाम चैनल्स गलत दिखा रहे हैं और कांग्रेस जिसके 44 सांसद आए, 206 से घट के 44 रह गई, वो ठीक बोल रही है। ना, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आप बताइए। पब्लिसिटी कोई भी करता है। जो आप एक झूठ को 100 बार अगर सामने रखेंगे तो वो भी आपको सच नजर आने लगेगा। मैं कह रही हूं आपने क्या उन्नति की है, वो एक बात मुझे बताइए। हम सिर्फ कहते रहते हैं वो झूठ है, क्या इंप्लीमेंट किया है? खुशबू जी लगातार आप हमला कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ नहीं होता तो हम हमला क्यों करते हैं? अगर बीजेपी गवर्नमेंट, अगर मोदी लेड गवर्नमेंट
नहीं, आप मुझे बोलने का मौका दें। आप सवाल पूछते हैं तो मुझे बोलने का मौका दें। मैं कह रही हूं, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हमने इतना सब कुछ किया है तो सामने रखिए ना। नहीं, आपका पहला सवाल मैंने सवाल का जवाब ही नहीं खत्म किया। जी। आपने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था, उसके बीच में आपने कुछ और पूछना। जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप पूछिए अभी। जी, आप बोलिए। नहीं, आप पूछिए अभी मेरा आपका सवाल। चलिए, मैं अगले पैनलिस्ट के पास चलता हूं। मैं आऊंगा आपका शाहनवाज जी, हालांकि आपकी बात का जवाब देना। इसका जवाब ले लीजिए सुमित जी। शाहनवाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी घूमने गए थे, तो वो करेक्ट कर लें, वो घूमने नहीं गए थे, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यूएन जनरल असेंबली में गए थे तो देश के लिए गए थे। वो राहुल गांधी की तरह 56 दिन की छुट्टी पे नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। जाते देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सरफराज जी, आपके लोग कहते हैं कि उनके जाने को आप जी, लेकिन मैं कह रही हूं गए थे, लेकिन किया क्या? ना मैं कह रही हूं उन्होंने किया क्या? गए थे, हम सबने देखा कि वो गए थे, लेकिन जाने पर नाम ऊंचा करने के लिए मैं पूछ रही हूं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए। देश की प्रतिष्ठा, देश का नाम ऊंचा करने गए थे। फ्रांस से आ रहा है, अमेरिका देश का नाम ऊंचा उस वक्त होता है जब आप जाते हैं, जब आप एक दूसरे देश में जाते हैं। ना सरफराज जी, देश का नाम कैसे रोशन करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप इस देश के प्रधानमंत्री। एक मिनट, आप दोनों आप एक मिनट, खुशबू जी, शाहनवाज जी, एक मिनट वक्त दीजिए मुझे। हम ये फोरम ओपन करूंगा, और भी पैनलिस्ट हैं मेरे साथ, सबको इंक्लूड कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सैयद वसीम साहब मेरे साथ हैं, राकेश कपूर साहब हैं, नवाब मलिक से। मलिक साहब, मेरा सवाल आप ही से, नवाब मलिक जी। जो बात खुशबू जी कह रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो विदेश जाकर आराम फरमा रहे थे, देश के लिए कुछ लेकर नहीं आए, देश को उल्टा खर्चा करा दिया, आप भी मानते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री केवल आराम तलब कर रहे थे, विदेश जाके छुट्टियां मना रहे थे? सुमित जी, पहले जहां से शुरू हुई चर्चा, 1-2 मिनट में चीजें पूरी करना चाहता हूं। जी बोलिए। आपने कहा कि देश भर के मीडिया, अखबार और चैनल ने सर्वे कराया और उसके अनुरूप जो उनके सामने आया, लोगों के सामने उन्होंने पेश करने का काम किया। जिस देश में लगभग 60 से 70 करोड़ मतदाता हो और 20,000 का सैंपल सर्वे बहुत छोटा होता है। अगर 20,000 का जितना सैंपल का साइज छोटा होगा उतना एरर ज़्यादा होता है। जो भी ये निष्कर्ष निकालने वाले वो भी जानते हैं। हम आपके सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठा के सवाल नहीं उठा रहे का मत है। नहीं, सुनिए ना, हमारी बात रखने दीजिए। एक दूसरा, आपने कहा कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर जनता ने लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, तो विरोधी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पे वो सवाल खड़ा करे, उंगलियां उठाए, गलतियों को जनता तक पहुंचाएं, बिल्कुल, जो वादे किए थे उसे याद दिलाएं। तो निश्चित रूप से विपक्ष की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदारी है। उस पर अगर कोई कहता है कि विरोध क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जहां तक विरोध करने के लिए विरोध होना चाहिए क्या? नहीं, विरोध करना पड़ेगा, सवाल नहीं, जबरदस्ती करना पड़ेगा, जागरूकता मुद्दे ढूंढ के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप उसे नहीं, आप उसे, अब देखिए यहाँ पे विदेश यात्राओं को लेके आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे। प्रधानमंत्री जी 12 महीने में 18 देशों में गए, 365 दिन में 55 सप्ताह होते हैं, सप्ताह का एक दिन उनका विदेश में गया, ये बात सच है। लेकिन जो बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1 साल के भीतर एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा, हम तो कहते हैं कि विदेश दौरे में 17-18 देशों में कोई ऐसा देश नहीं था जहां गौतम अदानी साहब उस दौरे में नहीं थे। पहला नेपाल का दौरा हुआ, वहां पे अदानी साहब के पावर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिलाने का काम मोदी साहब ने किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कोल माइंस को गारंटी दिलाने का काम किया। कल चाइना के अंदर जो भी दस्तखत हुए, 22% सारे मामले अदानी साहब के थे। अगर किसी को फेवरेटिज्म का शौक लग जाए और किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी को अगर पूरी सरकार मदद करने में जुट जाए, तो इससे बड़ा फेवरेटिज्म का केस नहीं। अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं नवाब मलिक। होता है ये एक काउंटर क्वेश्चन। 18 देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने। अब आप मुझे बताइए किसी दूसरे बिजनेसमैन का नाम, किसी दूसरे उद्योगपति का नाम जिसको ना लेके गए हो, जिसके साथ डील साइन ना हुई हो। नहीं बताइए ना। नहीं, मैं बताऊं, मैं नाम गिना सकता हूं। 18 देश नहीं, मैं बता रहा हूं, 18 देश की यात्रा हुई। मुकेश अंबानी भी गए, लेकिन अमेरिका गए।
18 देश की यात्राओं में हर जगह एक ही उद्योगपति नहीं रहा, सिर्फ अदानी ग्रुप के गौतम अदानी साहब ही पूरी दुनिया तो के इससे क्या साबित हो गया? दौरे में रहे। इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित हुआ कि अदानी साहब को फेवरेटिज्म करने का मामला मोदी साहब अदानी जी पहली बात तो ये आपका आरोप है की तरह काम कर पहली बात तो आपका ये आरोप है, और दूसरा जो भी बिजनेस होगा वो क्या हिंदुस्तान में व्यापार जब होगा, उद्योग जब लगेगा तो क्या हिंदुस्तानियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी? तो इससे क्या हिंदुस्तानियों को हो नहीं सकता? क्या हिंदुस्तानियों को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा? क्या वो एक आदमी अपने घर में लेके जाएगा? अदानी जी की कंपनी है जी, नहीं, एक गौतम अदानी जी की कंपनी है जो पूरे दुनिया में मोदी जी के साथ हो और उसका बिजनेस प्रमोशन हो। तो हमें लगता है आज नहीं कल बातें सामने आएगी और जो बड़े बड़े दावे किया जा रहे हैं, मुझे लगता है आगे दिनों में ये बातें खुलेंगी। तो जब खुलेंगी तब बोलिएगा ना, अभी कहाँ से खुली? अभी तो आप केवल हवा में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूँ, कि सभी देशों में अदानी जी थे। कोल माइंस की गारंटी सरकार को देने के लिए यहाँ से चेयरमैन को जुड़ गए मेरे साथ हमारी पार्टी के लिए, और हमने जो सच्चाई है बताई है। ठीक है, ठीक है। आपने हमें यहाँ बुलाया है, जो भी हमारी पार्टी या हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर कोई आरोप जरेंगे तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपके पैनल पर बैठा हूँ। बिल्कुल। और पार्टियों से आपने ज्यादा लोग बुलाए हैं और बीजेपी से मुझे एनडीए से आपने हमें बुलाया है, इंडिपेंडेंट व्यूअर के तौर पर प्रेम शुक्ला जी भी आए। इसलिए कांग्रेस ने जो बातें कह दी, अब एनसीपी कह रही है कि ये दौरा नरेंद्र भाई का सिर्फ एक उद्योगपति के लिए है, इससे बड़ा देश के लिए और क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री जी देश के लिए दौरा कर रहे हैं और आप इल्जाम को इस हद तक नीचे ले जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए दौरा है। प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, बिजनेस डेलीगेशन जाता है और उस बिजनेस डेलीगेशन में बहुत सारे उद्योगपति हैं जो साथ में जाते हैं और दोनों देश के बीच में उन यात्रा में वो बिजनेस डेलीगेशन रहता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, वो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आपको विरोध नरेंद्र मोदी से होगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा लाछन लगा दें कि वो देश के लिए नहीं, वो एक उद्योगपति के लिए दौरा कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इल्जाम भी लगाइए तो कम से कम आप इस बात को जरूर देखिए कि इल्जाम किस लेवल का लगा रहे हैं। कम से कम इस तरह से ऐसा आरोप बहुत गलत है। इस तरह का इल्जाम आयद करना भारत के प्रधानमंत्री पर, ये बहुत बड़ा खुशबू जी के ऊपर और राष्ट्र। खुशबू जी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। खुशबू जी इस पैनल का मॉडरेटर होने के नाते मैं आपकी एक छोटी सी चीज याद दिला दूं कि शाहनवाज हुसैन नाम है, सरफराज नाम नहीं है। आप 2-3 बार सरफराज बोल चुकी हैं और शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कई सालों से राष्ट्रीय नेता जाने जाते हैं। मैं जानती हूँ उनको। शाहनवाज हुसैन साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी उनसे। जब से वो बीच में कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कहूंगी देश का नाम रोशन करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और मैं कहती हूं वो जाकर कहते हैं, एक देश में जाकर कहते हैं कि जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं हमारे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान कहने में फक्र महसूस होता है, वरना उसके पहले बहुत बेशर्मगी महसूस करते थे। सही कहा। ये कौन से प्रधानमंत्री कहते हैं? की चर्चा होती थी, भ्रष्टाचार की होती थी, प्रेम शुक्ला ने हिंदुस्तानी कहीं जाकर लोग कहते थे आपके राज में 2G स्पेक्ट्रम हो गया, सोलर स्पेक्ट्रम हो गया, CWG कॉमनवेल्थ गेम में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो देश का नाम खुला था। अब करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, इसलिए भारतीय ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद देश का देश का नाम ऊंचा हुआ है। शाहनवाज जी, प्रेम शुक्ला ने आपके हाथ से बैटन लिया, जवाब दे रहा है खुशबू जी की बात का। खुशबू जी प्रेम शुक्ला की बात का जवाब दीजिए। खुशबू जी प्रेम शुक्ला के नाते अगर आपको लगता है नहीं, लेकिन भारतीय होने के नाते आप गर्व कर सकते हैं कि भारत का नाम ऊंचा हुआ है, इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत का रुतबा पूरे दुनिया में बढ़ा है। शाहनवाज जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं खुशबू की बात का। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला, खुशबू जी सुनिए आपकी बात का जवाब। खुशबू जी कृपा करके नाम में बदनामी आती थी। प्रेम शुक्ला बोलिए आप। खुशबू जी कृपा करके समझ लें
खुशबू जी कृपा करके समझ लें कि अभी सुमित भाई ने ही एक बहुत अच्छा रहस्य उद्घाटन किया और ये कहा कि हर वर्ष जो है वार्षिक रिपोर्ट जो है पिछली सरकारें भी प्रकाशित करती रही है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी परिस्थिति थी कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट को इस देश की मीडिया ने, सामान्य व्यक्ति ने ध्यान रखने योग्य भी नहीं माना। इसका मतलब था कि यदि आप कुछ भी रिपोर्ट प्रकाशित करें, कुछ न कितना भी प्रचार कर ले, बदबू को खुशबू नहीं साबित किया जा सकता। सुन तो लीजिए अब आप कृपा करके थोड़ा धैर्य भी धारण करिए। एक ही बात, खुशबू से धैर्य धारण की अपेक्षा की जाती है। थोड़ा धैर्य रख लीजिए, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा, चिंता ना करें, आपको उत्तर देने का उचित अवसर मिलेगा। देखिए आपकी स्थिति ऐसी थी आपके देश की कि संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए। सुन तो लीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जल्दी बोलिए प्रेम। डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करने जाते हैं और वहां से वो भी लौटते भी नहीं है कि आपके युवराज जो है उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा मंजूर अध्यादेश को फाड़कर फेंक देते हैं। तो एक कमजोर प्रधानमंत्री किस तरह आपके देश का था ये साबित हो रहा था। आपके देश की भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति थी, अनिल बैजल ने आज लिखा है, जो ट्राई के चीफ थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको धमका रहे थे कि आप हमारे लोगों की गलत नोटिस को स्वीकार लीजिए। हम उससे मुंह मोड़ कर नहीं, अनिल बैजल हमारे लोग नहीं है। अनिल बैजल डेमोक्रेसी के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुन तो लीजिए, हम उसको फेस कर रहे हैं। लीजिए खुशबू जी, माफी के साथ इंटरफेयर कर रहा हूँ बीच में, मैं माफी के साथ इंटरफेयर कर रहा हूँ। 2-2, 3-3 पैनलिस्ट और हैं जिनसे मैं बात भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तुरंत हाजिर होऊंगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं IBN 7। देश भर के तमाम सर्वे कह रहे हैं मोदी साहब की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी साहब का विरोध करना जरूरी है। तो क्या ये विरोध के लिए मात्र हो रहा है? इस ब्रेक के बाद जानिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरे पास लिखिए वो सवाल, मैं मन से कर दूंगा। अरे मेरे पास है, मैं कर दूंगा। कैम 1 कैम 5 कौन सा? कैम 1 कैम 5। मेरी आवाज की और मत जाना वरना सब। कुछ सवाल रिकॉर्ड करते हैं और हमारे इस सर्वे के ऊपर बात करने के लिए जो IBN 7 और एक्सिस ने मिलकर किया है प्रधानमंत्री के 1 साल के कामकाज पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, हमारा सर्वे कहता है कि 72% लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो संतुष्ट हैं। 20,000 से ज्यादा का सैंपल साइज है ये, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों से जब पूछा गया कि वो आप कितने खुश हैं, तो 82% लोग संतुष्ट नजर आए। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? MP के 44% लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन 22% लोग सोचते हैं कि यह घटी है। कितनी ये चिंता की बात है एक CM होने के नाते, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते। और साल एक विरोध अनेक जब मैं कह रहा हूं इस कार्यक्रम में, तो वो विरोध कांग्रेस का विरोध है, क्योंकि मोटे तौर पर सरकार को तमाम सर्वेक्षणों में पसंद किया गया है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस क्या विरोध के नाम पर विरोध कर रही है या इसके पीछे की कुछ और वजह भी है? एक और चीज जो निकलकर सामने आती है तमाम सर्वेक्षणों में, जो हम इस वक्त मैं उसके फिगर्स आपको दिखाना चाहूंगा। जो विवादित बयान हुए हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो, चाहे वो घर वापसी को लेकर हो, क्या उससे सरकार की छवि खराब हुई है? हमारे सर्वे में 43% लोगों ने हाँ में कहा। आज तक के सर्वे में 54% लोगों ने हाँ कहा। इंडिया टीवी के सर्वे में 78% लोगों ने हाँ कहा और भास्कर के सर्वे में 38% लोगों ने हाँ कहा, 44% ने ना कहा। यहाँ पे 44 का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर ये बात मानी जा रही है कि जो इस तरीके के बयान आए हैं विवादित, उससे सरकार की छवि पर असर पड़ा है। हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है
कि क्या धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसी घटनाएं से सरकार की छवि खराब होती है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सर्वे में 34% लोगों ने कहा था। लगभग ऐसे ही मिलता जुलता सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या संघ के विवादित बयान मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को प्रभावित कर रहे हैं? 41% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यानी मोटे तौर पर यह बात कही जा रही है शाहनवाज हुसैन साहब, ये सवाल मेरा आपसे है और फिर मैं बाकी लोगों पे जाऊंगा कि जो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनको सजा ना देना, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना करना, इससे देश की जनता का दिल टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है। देखिए, ये सही है कि जो बयान कुछ आए हैं पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारा इन बयानों से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मंत्र लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास। हम जो कुछ बयान आए हैं ऐसे, उन बयानों को आप अगर कहें कि कोई प्रधानमंत्री के बयान से कोई दुखी हुआ, अमित शाह जी के बयान से दुखी हुआ हो, नहीं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के बयान से साक्षी दुखी हुआ हो, बीजेपी के सांसद आदित्यनाथ, बीजेपी के सांसद निरंजन ज्योति, बीजेपी की सांसद, सरकार में मंत्री। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, ये लोग आज भी बीजेपी में हैं, इनके खिलाफ पब्लिकली इनको रिप्रिमांड नहीं किया गया है, इनको डांट तक नहीं पड़ी है, कार्रवाई तो दूर की बात। नहीं, ये कहा गया है और पार्टी ने खुद, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खुद अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने कह के कि इन बयानों से हमारी सहमति नहीं है, ये बात और उस बयान के लिए उन सबको बुला के बात पार्टी आपने पल्ला झाड़ लिया, पार्टी ने अपने इन बयानों से पल्ला झाड़ा, पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब कोई बयान आ रहा है क्या? ये तो इतिहास की बातें हो गई वो बयान। अब कोई बयान आ रहा है, हम तो देश की सेवा में लगे हैं, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चल रहे हैं। जो हमारे गिरिराज सिंह ने कहा था राजीव गांधी को लेकर, तमाम बयान है। सौरभ भारद्वाज, आपको लगता है कि जिस एजेंडे पर सरकार को विकास की बात कह के नरेंद्र मोदी साहब आए थे, सौरभ, क्या वो विकास की बात हो रही है या जानबूझ के ऐसे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है पीछे से, जो इल्जाम लगा रहा था कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी केंद्र सरकार बनने से पहले, उसके अंदर एक किसान दूसरे किसान से कह रहा था कि अच्छे दिन आ रहे हैं, एक मजदूर रिक्शे वाले से कह रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और पूरा का पूरा जो फोकस था वो गरीबों के प्रति था, किसानों के प्रति था, मजदूरों के प्रति था। मगर जब से एक सरकार बनी है, मुझे लग रहा है फोकस कुछ चंद उद्योगपतियों के प्रति है, जिससे मेरा ये मानना है कि गरीबों को, किसानों को थोड़ी हताशा हुई है। और जहाँ तक ये हिंदुत्ववादी पूरी जो चीज़ें हैं, ये तो पूरा का पूरा एक एजेंडा हमेशा से चलता ही है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़े तबका ऐसा भी है जो इस चीज़ को पसंद करता है और वो इनके हमेशा से कोर सपोर्टर्स रहे हैं, कोर वोटर्स रहे हैं। तो सरकार की ये एक रणनीति होती है कि इस तरीके की लॉबी को भी खुश रखा जाए और कुछ बुद्धिजीवियों को भी खुश रखा जाए। तो ये सब तो मुझे लगता है बहुत पुरानी रणनीतियों का हिस्सा है। मैं जवाब लूंगा शाहनवाज जी से, प्रेम शुक्ला से, लेकिन वकार साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप भी मानेंगे जो बात सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि रणनीति का हिस्सा होता है इस तरह की बात? सुमित भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माफी चाहता हूं। देखिए, जिस तरह का ये शुक्रिया अदा खुशबू जी और शाहनवाज जी को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है ये दिखाने के लिए कि वो अपने एजेंडे पर खरे उतरे हैं। मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, जनाब शाहनवाज जी से कुछ पूछना चाह रहा था। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कंटेस्ट कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस था वो हमारे देश के किसान, गरीब, मजदूर और आम आवाम था। अडानी और अडवाणी जी नहीं थे। और इन्हीं ने जिस तरह से आवाम को धोखे में रखकर, गलत बयानी करके एक नए तरह का वातावरण बनाया था कि ये 15 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा दिखा दिया था कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल भ्रष्टाचार है, इनके आने के बाद सब सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर बिकने लगेगा। और अभी शाहनवाज जी ने एक बात कही कि जब से इनकी सरकार बनी है महंगाई में कमी आई है। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। शाहनवाज जी, शायद आप मार्केट नहीं जाते हैं, मार्केट में परचेजिंग नहीं करते हैं,
2014 15 मई 2014 से पहले हमारे मुल्क में अरहर की दाल 75 रुपए किलो थी। आज आपके राज्य में 125 रुपए किलो बिक रही है। ये आपने महंगाई कम की है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट को बुला लीजिए और उसके बाद उनसे कहिए कि अगर आज की डेट में डॉलर 62 रुपए लीटर 65 और 62 रुपए में है और हमारे हिंदुस्तान में कच्चे तेल की आवक $37 प्रति बैरल है, तो तेल किस भाव बिकना चाहिए? आप देश से धोखा कर रहे हैं। आप जिनके बल पर चुन कर आए हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो तेल जो पेट्रोल आम साहब आपने अपनी बात की, शहनवाज साहब मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब में दीजिएगा। राकेश कपूर जी को इन्वॉल्व कर लूं। राकेश जी, खुशबू आऊंगा मैं आपके पास। राकेश कपूर साहब आपसे बकर साहब 1 मिनट मैं आऊंगा। बकर साहब 1 मिनट। राकेश कपूर साहब मेरा सवाल आपसे है, हमारे सर्वे में भी आया महंगाई लगातार बढ़ी, हमारे नहीं तमाम सर्वे में, जैसे तमाम सर्वे में आया सरकार से संतुष्ट हैं, उतने ही सर्वे में यह भी आया कि महंगाई लगातार बढ़ी है। क्या सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसकी आज की तारीख में? देखिए सुमित जी, बड़ी स्पष्ट बात है, महंगाई जो है वो एक सापेक्ष चीज होती है। आप जब अभी जो वकार यूनिस कह रहे थे कि दलहन दाल, एक दाल का उन्होंने नाम गिना दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जब नीचे आता है, वो माइनस में चला गया है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इन्फ्लेशन अगर देखें तो 5% है, आज 5% से कम है, तो महंगाई घटी है या बढ़ी है? महंगाई का जो पैमाना होता है, सिर्फ आपने एक अरहर की दाल का नाम ले दिया, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। महंगा आप और सारी चीज़ों को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि नरमी है, और उसी की वजह है। खतरा ये पैदा हो गया था कि कहीं जो है हम डिफ्लेशन में ना चले जाएं, बल्कि ये बात उल्टी कर रहे हैं। मुझे आवाम को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। महंगाई आप हमारे सर्वे में 68% लोग, एबीपी में 55% लोग, इंडिया टीवी में 64%। सुमित जी, आप चाहे जितनी भी चीजें की घटा दें, अगर आप पूछेंगे तो आपको कोई ना कोई तबका जरूर मिलेगा जो कहेगा कि भाई ये बहुत चीजें महंगी हैं। नहीं, कोई ना कोई नहीं, ये तो बहुत तमाम सर्वे की बात कर रहा हूं। मैं यही बात कर रहा हूँ, एक तबका आपको जरूर मिलेगा। आप उसकी जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, महंगाई की असली नाप कहाँ होती है? जो परचेजिंग पावर है, जिस व्यक्ति की हालांकि परचेजिंग पावर बढ़ी है कि नहीं। खैर ये महंगाई का नवाब मलिक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। नवाब मलिक साहब जरा अपना आपकी बात की जवाब दे रहे हैं। नवाब मलिक साहब जी बताएं। नवाब मलिक जी, जिस तरह से सरकार साउथ ब्लॉक में बैठ के आंकड़ों की जगलरी कर रही है कि यहाँ पे महंगाई -2.4 चली गई, पहले आपको समझना पड़ेगा कि सरकार के बनते ही 2 महीने के भीतर मानकों को बदला गया। पहले पैमाना 2004 के बेस प्राइस पे होता था और मानक बदल के 2008 के बेस प्राइस पे। नवाब मलिक साहब, आप इसको ना बड़ी तकनीकी उस पर ले जा रहे हैं। पैमाना पहली बार नहीं बदला गया। बोलने दीजिए। अब आप बात सुनिए ना हमारी। आप जब स्टैटिस्टिक्स जब आपने बात छेड़ी है तो बात सुनिए। 1 मिनट। पैमाना कोई पहली बार नहीं बदला गया। पैमाना मनमोहन सिंह की सरकार में भी बदला गया था। ये पैमाना बदला जाता रहता। पूरी बात कर ले लीजिए। और जब आप प्रैक्टिकली आप कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, सीमेंट हो, जो भी जरूरत की चीजें हैं, सब्जी हो, फल हो, हर चीज आप जाकर देखेंगे। नहीं तो WPI क्या हवा में नीचे गिर रहा है? CPI क्या हवा में नीचे गिर रहा है? आप ये बताइए ना, अगर आप अर्थशास्त्र के मुझे लगता है अच्छे ज्ञाता पूरा आंकड़ों का तो बताएं आप। नहीं, आप आंकड़ों की जगलरी, आंकड़ों की बात नहीं कह रहा हूँ, बनाएंगे और आंकड़ों की बात नहीं कह रहा हूँ। आप ये निश्चित रूप से झूठा भ्रम फैलाते हैं। अलग तरीके से दिखाए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, बात करोगे तो फिर उसकी बात कीजिए ना कायदे से। खुशबू, क्या आप सुन पा रही है मुझको? ये सवाल मेरा आपसे, आपने हाथ उठाया है। मुझे तो पहले तो इतना डिस्टरबेंस है कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या डिस्कशन हो रहा है। लेकिन जहां तक महंगाई की बात होती है और जहां तक आरोप लगाया जाता है स्कैम का, और जहां तक आरोप लगाया जाता है, एक एक्यूजेशन होता है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी है
वो बीजेपी के आने के बाद बढ़ी है, इसके पहले महंगाई इतनी नहीं थी। बीजेपी का दावा था आने से पहले खुशबू जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करेंगे हम आपसे। अगर नहीं महंगाई बढ़ी होती तो कांग्रेस की 206 की बजाय 406 सीटें हो जाती। मुझे क्लैरिटी, ऐसा स्वीपिंग मत मुझे कीजिए, या तो आप उस विषय का अध्ययन कीजिए। खुशबू जी, जीडीपी ग्रोथ, खुशबू I जी, would like to know what is the GDP growth. खुशबू जी, I would like to know what is the GDP growth. GDP growth क्या है इस एक साल में? GDP growth इस समय 5.7 है, which is expected to be 7.4. ये GDP growth क्या है? Which is expected to be 7.4. It has dropped. It has dropped drastically. It is no. It has Please dropped. You know don't it very misguide well. on national It has TV. dropped drastically. Please don't misguide on national TV. Crude oil के prices कम होने Please don't misguide. Don't misguide. Excise और और करके custom duty 2.5% से 7% आपने की है। अरे और भाई, 2.5% से 7% करने की वजह से पिछले एक साल में 80,000 शहनवाज हुसैन जवाब दे रहे हैं। रुपये शहनवाज आपके हुसैन जवाब दे रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के गवर्नमेंट को आरोपों मिले का। हैं। मैं शहनवाज कह रही हूँ हुसैन 80,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है? कौन सा 80,000 करोड़? क्या भलाई हुई है? आपने हर सेक्टर में, बघार साहब में आता हूँ, एजुकेशन हो, बघार साहब में आता हूँ, सौरभ की बात आता हूँ। farmers शहनवाज के लिए जी, हो, गरीबों शहनवाज के जी, लिए हो, शहनवाज जी, housing हो, हेल्थ हो, शहनवाज हर जी जवाब सेक्टर देना में चाहेंगे? आपने हर सेक्टर में आपने तभी तो बोलूंगा मैं। बताया है, लेकिन ये 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं था। शहनवाज जी जवाब देना चाहेंगे? उसका क्या कहेंगे? शहनवाज जी, ग्रोथ जो था महंगाई बड़ी है। ये खामोश होंगी तो मैं बोलूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ये राकेश कपूर जी और प्रेम शुक्ला जी दो इंडिपेंडेंट व्यूज यहाँ बैठे हैं और जो आंकड़े हैं उससे अलग। एक खुशबू जी कह रही हैं जीडीपी कैसे बढ़ी, अरे जीडीपी 7.5 हो गई, थोक भाव कम हुआ है, खुदरा भाव कम हुआ है, तो जो चीजें प्रमाणित है उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? देश के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, देश के अंदर जीडीपी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर आपके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी वो भी कहेंगे कि जीडीपी बढ़ी है। आप लोग ये कैसे कहते थे टीवी पर आगे, आप कह देंगे जीडीपी को घटा देंगे, ये तो नहीं हो सकता। सवाल ये है इस देश में जो कांग्रेस के राज में जो कमियां थी उस गड्ढे को भरकर नरेंद्र भाई देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका विरोध पार्टी से हो सकता है लेकिन देश की सरकार अच्छी चल रही है, उसमें आपको सराहना चाहिए। हम लोग भी विरोध के प्रवक्ता थे। कांग्रेस शहनवाज जी, असीम वकार साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वकार साहब ने हाथ उठाया है, आपकी बात आपसे जवाब लूं। वकार साहब, इसके बाद प्रेम शुक्ला जी। मैं जनाब शहनवाज जी से बहुत अदब और एहतराम के साथ ये पूछना चाह रहा हूं जी कि जब आम आदमी हमारे मुल्क का परेशान है और वो महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हो रहा है तो जीडीपी को दिखाएं, पहले तो ये बता दीजिए। दूसरी बात शहनवाज जी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, मैं बहुत आराम से आप तय कर गया है कि हमें एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कोई जवाब ही नहीं है किराए में 3 से 4 बार तैयारी नहीं है, एक साल में 3 बार आप तैयारी किराया बढ़ा रहे हैं, एक बार में तरक्की कर रहा है, साल में 3 बार किराया बढ़ा रहे हैं। अगर शामिल नहीं है तो बताइए, या आप महंगाई में कमी कहेंगे, मुझे ये बता दीजिए। खाली इस तरह से धोखा मत दीजिए देश को, इस तरह से धोखा मत दीजिए। रेलवे का किराया आपने 3 बार बढ़ाया, आपने जितने वादे किए जवाब सुनिए। कई मुद्दे पर तो मुलायम सिंह जी ने तारीफ किया है। प्रेम शुक्ला एक इंडिपेंडेंट व्यू रखने के नाते ये लगातार तमाम सर्वे में कहा गया, मैं जानता हूं कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, तब भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। महंगाई बढ़ी है, हर सर्वे में कहा गया। अगर संतुष्ट होने के लेवल पे हम खुश हो सकती है बीजेपी, तो बीजेपी इसको चुनौती क्यों नहीं मानती है कि महंगाई से निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ा काम है? निश्चित महंगाई से निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ा काम है और होना भी चाहिए। जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को हमेशा संतुलित रखने और स्थिर रखने का प्रयास पिछली बार भी एनडीए सरकार ने किया था, इस बार भी कर रही है। उसका कारण है कि आप देखेंगे कि पिछली सरकार में बहुत बारीक अंतर है कि जब कभी महंगाई बढ़ती थी कृषि मंत्री से पूछते आप तो आदरणीय शरद पवार जी कहते मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं।
फिनांस मिनिस्टर से पूछते, प्रणब जी का भी बयान था, पी चिदम्बरम का भी बयान था, वो कहते मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, कम से कम महंगाई बढ़ती, प्याज का भाव बढ़ता है, वित्त मंत्रालय सक्रिय होकर उसको नियंत्रित करता है। आज दाल का भाव बढ़ा है, लेकिन गेहूं और चावल का भाव नियंत्रित है, और दाल के भाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता जाहिर करती है। ये सक्रियता जो है पिछली सरकार के दौरान नदारत थी, और जिम्मेदारी छोड़कर एक बच्चा रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहा था, उसका परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था को आज भी झेलना पड़ रहा है। और उस अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए, उस दुर्स्थिति से निपटने के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया दिशा तय की है। अब उस दिशा जो है वो दशा को सुधारने में समर्थ है, किंतु जिन्होंने दुर्दशा का जिम्मा ले रखा किस था, बच्चे का नाम लिया आपने? सुदशा में भी दुर्दशा दिखाई दे रहा है। किस राहुल बच्चे? गांधी, तो फिर आप कोई नीति बनाते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय, राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल पर संचालित था, ये सत्य नहीं है क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय जैसी संस्था, अनिल बैजल आज कहते हैं कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह रिश्वतखोरी के आधार पर काम न करने पर हमको जो है वो धमका रहे थे। दयानिधि मारन अनिल बैजल को धमका रहे थे। सीबीआई में पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल बैठकर ये करते थे अनिल बैजल पर जो है सीबीआई की केस, इनका नाम नवाब मलिक, इस अधिकारी का नाम, नवाब मलिक, इस नेता का नाम, ये तो आपके दौरान जो लोग चाहेंगे काम कर रहे थे उनका हवाला है। नवाब मलिक, ऐसा है सुमित जी, अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। जब हमारा तेल का इंपोर्ट बिल कम हुआ तो निश्चित रूप से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन पिछले साल भर पहले मोदी जी जो सवाल उठा रहे थे कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, मैं शाहनवाज जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सरकार आपने संभाली तब 58.30 डॉलर के दाम थे, आज 63.4 और 64 रुपये तक छू रहा है। 9% रुपी डिवैल्यूएशन हो गया, ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपने खड़े किए थे। जवाब दीजिए शाहनवाज जी, लास्ट 30 सेकंड्स आपके लिए। देखिए, जिस तरह एक बहुत यहाँ इकोनॉमिस्ट को बैठाइए, जिस सरकार ने चुनाव के वजह से रुपये को और न गिरे रोक कर रखा था, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो ये 64 पे नहीं, ये पहुंच जाता 75 पर। ये तो आपकी सरकार की करनी का फल हम झेल रहे हैं। 58 से 64 गया, पूरी इम्पोर्ट बिल कम होने के बावजूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, ये तो मानेंगे ना। इसका जवाब मैं देता हूँ। अरे नवाब मलिक साहब, आप अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता लगते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं, मैं शाहनवाज भाई इसका जवाब मैं देता हूँ, मुझे थोड़ा सा हल्का सा मुझे ज्ञान है। जब एक तरफ इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव नीचे गिर रहे हैं, बताइए नवाब मलिक साहब, हिंदुस्तान में लॉबीज हैं या नहीं है? स्वर्ण लॉबी है, तेल की लॉबी है, कहां पर जोर डालेंगे? डॉलर की कीमत पर जोर डालेंगे। आप अगर आप इतने समझदार हैं, नहीं तो सरकार, अरे हजूर, मुझको भी शिकायत की इजाजत की सितमगर, और कुछ तुझको भी मजा मेरे आजाद में आवे है। मेरी बात तो सुने हजूर वाला, आप बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, डॉलर क्यों नहीं और महंगा होगा? सौरभ भारद्वाज सौरभ भारद्वाज एक कमेंट में आपका जरूर लूंगा। हमारे सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई थी, सौरभ आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो संतुष्ट सेटिस्फेक्शन लेवल है दिल्ली की जनता का, वो केवल 37% है, जबकि देश में 72% था। तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी क्यों लोकप्रिय नहीं है? फिर जवाब लूंगा शाहनवाज जी से, प्रेम शुक्ला से इस बात का। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक ऑल्टरनेटिव है आम आदमी पार्टी, और लोगों को ये ऑल्टरनेटिव पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि बाकी जगहों जो ऑल्टरनेटिव हैं जनरली कांग्रेस है, और कांग्रेस के मुकाबले उनको आज भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऑल्टरनेट अगर अच्छा होगा अरविंद केजरीवाल जैसा तो उसको पसंद किया जाएगा। कांग्रेस ऑल्टरनेट के तौर पर फेल हो गई है। खुशबू जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। क्या बात, मैं जवाब क्या दूं? ये जब इस तरह से बात करेंगे तो क्या जवाब दूं? एक तरफ आम आदमी में और बीजेपी में पूरे झगड़े हुए जा रहे हैं, दिल्ली में ही वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उसको लेके एक मौकरी कर रहा है, हंस रहा है।
और अब जहां पर बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है, उनसे एक सवाल पूछा जाता है, तो वो इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में बड़े अजीब और गरीब जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से शाहनवाज साहब ने कहा है। अभी आप अच्छा है क्योंकि वहां पर उनकी मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी घटी है, तो उनको लगता है आप अच्छा अपोनेंट है। लेकिन जब आप झगड़े करते हैं, जब आपके लिए जब पूरी लफड़े होते रहते हैं वहां पर, जब आप 33 पैसे जब आप 33 पैसे 3 पे गिरते हैं, तब आप पॉपुलैरिटी की बात नहीं करते हैं। 8 से 0 हम आए हैं, हमने उससे बात से पीछे नहीं हटे हैं। आप उस पर जाएंगे, मुझे पता है, तो मैं खुद बोलती हूँ इस बात का जवाब तो देना होगा आपको। 8 से 0 का रेशियो भी आप 33 से 3 जवाब तक देखेंगे। दिल्ली में आपकी दिल्ली में पॉपुलैरिटी ठीक नहीं है, राज में हारी है। हम दिल्ली में जरूर एक चुनाव दिल्ली में हारे हैं, लेकिन हमने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, झारखंड जीता, जम्मू कश्मीर जीता। कांग्रेस हर जगह हारी है और हमारी हार पर वो इतरा रहे हैं, अलग बात है। जम्मू कांग्रेस की लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा होगा। आप अपनी फिक्र करना चाहिए, आप अपने पार्टी को मजबूत करें, कौन रोक रहा है? अरे अपनी पार्टियों को मजबूत करें, दूसरे को सलाम दें। माफी चाहता हूँ नवाब मलिक साहब, वसीम साहब, सौरभ भारद्वाज, प्रेम शुक्ला, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त की बहुत कमी है, मुझे जनता की राय भी दिखानी है। अभी हमने आज सवाल पूछा था देश की आपके सामने कि क्या कांग्रेस मात्र विरोध करने के लिए मोदी सरकार का विरोध कर रही है, और हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 91%, 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। कांग्रेस के पास वो ठोस मुद्दे नहीं है मोदी सरकार का विरोध करने के लिए, जिसकी बिना पर जनता उसके साथ खड़ी दिखाई दे। तो आज की इस बहस में 8 बजे की हमारे कार्यक्रम में अभी इतना ही।